नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गणितकार। मैं अवनीश सर। सेट थ्योरी के पिछले लेक्चर में हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एल्जेब्रिक प्रूफ और डी मॉर्गन्स लॉ। आज मैं आपको सेट थ्योरी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे हम आधे से ज़्यादा लॉज बिना याद किए लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आखिर कैसे एक लॉ से दूसरा लॉ बन जाता है और क्यों मैथमेटिशियंस बिना प्रूफ किए लॉस को लिख पाते हैं, इस राज का आज ये राज जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आज पढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आज का प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होता है। लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, तो डुअलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, डुअलिटी का क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये एक चीज दिखा देता हूँ। यूनियन होता है ये, और ये होता है इंटरसेक्शन। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और ये है हमारा नल सेट। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए डुअलिटी का मतलब होता है एक्सचेंज या इंटरचेंज। डुअलिटी का मतलब होता है एक्सचेंज या इंटरचेंज। तो देखिए सेट थ्योरी में अगर हम यूनियन से इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दें या इंटरसेक्शन से यूनियन को रिप्लेस कर दें और यूनिवर्सल सेट को हम नल सेट से रिप्लेस कर दें या नल सेट को यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस कर दें, तो उससे हमें जो नया स्टेटमेंट मिलता है वो ओरिजिनल वाले का डुअल कहलाता है। क्या कहने का मतलब है मेरे, देखिए पहले बात समझ लेते हैं कि डुअलिटी का मतलब क्या हुआ। डुअलिटी का यहां पे ये मतलब हुआ इंटरचेंज या एक्सचेंज। इंटरचेंज या एक्सचेंज। मान लिया कोई लॉ लिखा हुआ है, उस लॉ में अगर हम यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन कर दें या इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो उसकी जगह पे यूनियन कर दें, और अगर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो उसकी जगह पे हम फाई कर दें और फाई की नल सेट कर दें और नल सेट की जगह पे हम यूनिवर्सल सेट कर दें, तो हमें जो नया स्टेटमेंट मिलेगा वो ओरिजिनल वाले का डुअल कहलाएगा। समझ गए आप बात, कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। देखिए जैसे हमने मान लिया कुछ हम लेते हैं सेट ए, ठीक है, और यूनियन बी। सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमारा कौन सा लॉ था, ये हमारा था कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए अगर इसमें हम यूनियन को हम इंटरचेंज कर दें इंटरसेक्शन से, एक्सचेंज कर दें इंटरसेक्शन से, और यहां भी हम वही काम करें, तो देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ का दूसरा वाला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, और भी अगर हम एग्जांपल लेके समझना चाहें, जैसे मान लिया हमने ले लिया एसोसिएटिव लॉ। अगर हम देखना चाहें ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एक लॉ है। अब इसमें अगर हम क्या कर दें, यूनियन वाले का हम अगर इंटरसेक्शन से इंटरचेंज कर दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो जरा देखिए इस वाले से सीधे ये वाला आ गया कि नहीं आ गया। इसी को बोलते हैं डुअलिटी। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल हम इसमें देखना चाहें, कुछ और भी सारे लॉ थे, जैसे हमने कम्यूटेटिव का लॉ देख लिया, हमने एसोसिएटिव का देख लिया, जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम करके देखने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए यहां पर हम क्या करें, इंटरसेक्शन का हम क्या बना दें, यूनियन बना दें, और इसका यूनियन का इंटरसेक्शन बना दें, इंटरचेंज कर दिया, तो अब क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो जरा देखिए ये वाले से सीधे ये वाला बन गया कि नहीं बन गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट फॉर्म था और ये सेकंड वाला टाइप आ गया उसका।
समझ गया बात। और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम ले लेते हैं डोमिनेशन लॉ पे, चलिए करके देखते हैं। भाई हमारा डोमिनेशन लॉ क्या कहता था, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, अपने को क्या मिलता था, यूनिवर्सल सेट मिलता था, ठीक है। और अब जरा देखते हैं इसको, ए यूनियन का हम क्या बना लें, यूनियन का हम बना लें इंटरसेक्शन, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, फाई से। तो जरा बताइए अब क्या मिलेगा, अब यहां पर हमको क्या मिला, फाई मिल गया। देखिए यूनियन को हमने इंटरसेक्शन से रिप्लेस किया, यूनिवर्सल सेट को हमने नल सेट से रिप्लेस किया, और यहां पर भी हमने यूनिवर्सल को नल सेट से रिप्लेस किया। तो जरा देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया। हम लोगों ने जब डोमिनेशन लॉ पढ़ा था उस दिन सेकेंड लास्ट लेक्चर में, तो आपने क्या लिखा था, डोमिनेशन लॉ क्या होता है, डोमिनेशन लॉ अगर हम याद करें तो क्या था, यही तो था, एक तो इसका फॉर्म था ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, हमने बताया था यूनिवर्सल सेट डोमिनेट करता है। और फिर हमने क्या बात देखा था, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो जरा देखिए ये दोनों ही डोमिनेशन लॉ थे कि नहीं थे, तो एक लॉ से दूसरा लॉ बनाया जा सकता है बिना प्रूफ किए इस कॉन्सेप्ट की मदद से, ठीक है। हमने ये देख लिया डोमिनेशन लॉ। अच्छा आइडेंटिटी लॉ अगर हम देखना चाहें तो आइडेंटिटी लॉ के बारे में अगर हम देखें तो जरा देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या था, ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू क्या आता है, ए आता है, ठीक है। इसका देखिए दूसरा वाला क्या था आइडेंटिटी लॉ का, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए, ऐसा था। तो जरा देखिए इसी में अगर हम इंटरसेक्शन का क्या ले लें, यूनियन ले लें, और यूनिवर्सल सेट का हम नल सेट ले लें, तो जरा देखिए ये देखिए यही चीज आ गई कि नहीं आ गई, यही। और आइडेंटिटी लॉ हमने जो पढ़ा था तो उसमें एक टाइप ये वाला था और दूसरा ये वाला था, सही बात है। इस तरीके से देखिए हम समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी की मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक लॉ की मदद से दूसरा लॉ निकाल पा रहे हैं बिना प्रूफ किए, और याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा इसी तरीके से अगर हम आइडेम्पोटेंट लॉ की बात करें तो आइडेम्पोटेंट लॉ हमारा क्या था, याद करिए कि सेट को कितनी बार भी रिपीट करें रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए था, ठीक, और इसका दूसरा वाला फॉर्म क्या था, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो बस सीधे सीधे देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन ले लिया और फिर से हमको क्या मिल गया, देखिए ये सेम चीज़ मिली कि नहीं मिली। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, समझ गए आप। अच्छा तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमको देखने को मिली, ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन आप नोट कर सकते हैं क्या, कि लॉ और उसका डुअल क्या होगा, लॉ और उसका डुअल क्या होगा, देखते हैं। तो हमने क्या देखा, आइडेंटिटी लॉ का डुअल कौन है, आइडेंटिटी लॉ का डुअल आइडेंटिटी ही है, एसोसिएटिव का भी एसोसिएटिव ही है, डोमिनेशन का डोमिनेशन ही है, ठीक। इस तरीके से फिर हमने देखा आइडेम्पोटेंट का भी आइडेम्पोटेंट ही निकला, यही तो मतलब एक लॉ अगर हमको पता है तो उसका दूसरा वाला डुअल हम इस कॉन्सेप्ट की मदद से निकाल सकते हैं बिना याद किए, बिना प्रूफ किए, समझ गए बात। अच्छा डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स फर्स्ट, इसका डुअल क्या होगा, डी मॉर्गन्स फर्स्ट का भी इसका डुअल होगा डी मॉर्गन्स सेकेंड, डी मॉर्गन्स सेकेंड। अच्छा हम लोगों ने ये तो देखा, आइए एक बार डी मॉर्गन्स फर्स्ट और सेकंड का भी देख लेते हैं, कैसे फर्स्ट वाले की मदद से हम सेकंड वाला डुअलिटी के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो जब देखिए डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सीधी सीधी बात है भाई, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन कर दिए, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन कर दी। जरा देखिए फर्स्ट डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ ये था और डी मॉर्गन्स सेकंड लॉ ये था, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ और ये डी मॉर्गन्स सेकंड लॉ। इस तरीके से हमने देखा कि
अलजेब्रा ऑफ सेट का कोई भी लॉ हो, उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी की मदद से हम दूसरे लॉ को पहले वाले की मदद से बिना प्रूफ किए लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद नहीं करना पड़ेगा बार बार, इस कॉन्सेप्ट की मदद से हमें याद नहीं करना पड़ेगा बार बार। समझ गए आप बात? ठीक है, तो मेमोरी टिक, अगर अब हमने, मुझे लगता है कि मतलब कहने का क्या है कि अगर यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए और यूनिवर्सल सेट को नल सेट से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट का जो हमको नया स्टेटमेंट मिलेगा वो कहलाएगा डुअल स्टेटमेंट। क्या, फिर से मैं आपको बोल दूं और क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी गिवन स्टेटमेंट में सेट थ्योरी के किसी गिवन स्टेटमेंट में अगर यूनियन को हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दें या इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर दें और यूनिवर्सल सेट को नल सेट से रिप्लेस कर दें और नल सेट को यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस कर दें, तो हमें जो नया स्टेटमेंट मिलेगा वो ओरिजिनल वाले का डुअल कहलाएगा। यही कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। समझ गए आप बात? तो इसकी एक मेमोरी ट्रिक आप लिख सकते हैं। भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छी बात है, पर इतना थोड़ी ना दिमाग पे लोड लेना है हमको। याद रहे चीजें, इस तरीके से पढ़ना है। क्या करना है, यूनियन को हम रिप्लेस करेंगे नल सेट से और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्लेस करेंगे नल सेट से और यूनियन को हम रिप्लेस करेंगे इंटरसेक्शन से। बस हमें जो मिलेगा वो नया स्टेटमेंट वो क्या होगा, वो हमारा होगा नल सेट। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। समझ गए बात आप? ठीक है, नोट कर लें। फिर अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ, तो दोस्तों एब्जॉर्प्शन लॉ देखिए, ये भी हमारा दो टाइप का होता है। एक ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमको क्या मिलेगा, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिलेगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमको क्या मिलेगा, ये दोनों ही हमको ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। लेकिन समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसमें खास बात जो है वो अभी समझ में आएगी आपको कि क्यों एब्जॉर्प्शन लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, क्या इसकी जरूरत पड़ी। जरा देखिए, पहले तो इसका हम लोग एल्जेब्रिक प्रूफ अगर हम लेके चलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, देखते हैं क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको जरा एक चीज़ समझा देता हूँ। जरा एक बात, एक कॉन्सेप्ट समझिए। बताइए भाई, जरा वेन डायग्राम समझते हैं हम, है ना। ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी, ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो अगर ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, और ए कितना है, ए कितना है भाई। और अगर ए की बात करें तो जरा देखिए, ए हमारा है ये, ए जो हमारा है ये है इतना। तो जरा देखिए, ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन कह रहा है, यानी ए यूनियन बी ये पूरा है और ए सिर्फ इतना है। तो ए यूनियन बी और ए का अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी ए यूनियन बी और ए में कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ ये ए ही तो है, ये ए ही तो सिर्फ कॉमन है। तो वेन डायग्राम की मदद से तो हमको ये दिखाई दिया, ये हिस्सा, ये जो पूरा ए है सिर्फ इतना ही तो है। समझ गए बात? यानी कि अगर हम ये कहें कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और ए यूनियन बी कंटेन्स ए, तो उनका इंटरसेक्शन हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो वेन डायग्राम की मदद से तो इस तरीके से हम सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन लॉ हमको दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, अगर हम सेकंड वाले की बात करें, जरा देखते हैं, ये हमारा हो गया सेट ए, ये हमारा हो गया सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा,
देखिए क्या कह रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए को कंबाइन कर दिया जाए। तो जरा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा पार्ट जो है ए के अंदर ही तो आ रहा है, इस पूरे का अगर यूनियन लिया जाए तो यही तो आ रहा है। यानी कि फिर से हमको क्या मिल गया, यानी हमको फिर से क्या मिल गया, फिर से हमको ये पूरा ए मिल गया, फिर से हमको ये पूरा ए मिल गया। ये जो हम इसको, ये पूरा जो हम डार्क कर रहे हैं, पूरा शेडेड पोर्शन जो है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या लिखा है, ए लिखा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको तो हमने वेन डायग्राम की मदद से समझा। ठीक है, जरा इसको हम अगर प्रूफ करने की कोशिश करें तो देखिए क्या दिक्कत आती है। इसको अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें तो क्या दिक्कत आती है, पहला वाला हम उठा के देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में LHS क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, जरा देखिए अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसमें हम क्या लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें। क्या लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर हम इसमें लगा दें तो देखिए हमको पता है, हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर है तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया इसमें, तो ये हमने लिख लिया। अब बताइए ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी, आइडेम्पोटेंट लॉ मैंने आपको बताया था। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। अब ये क्या मिल गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो दूसरा वाला मिल गया, ये तो दूसरा वाला मिल गया। तो इससे प्रूफ कहाँ हो पाए। अब अगर आप सीधे, अब बात समझिएगा जरा, बात क्या है, बात ये है कि जरा देखिए, हम फिर से आपको अब वहाँ पे वेन डायग्राम पे लेके आते हैं। क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन कह रहा है। ये बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या ए के अंदर कंटेंट है कि नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए और नॉट। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है, देख सकते हैं हम इसमें, वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो ए इंटरसेक्शन बी था, ये पूरा ए में कंटेंट है ना। इसका मतलब ए सबसेट बी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, आपको पता है कि अगर किसी सबसेट को, किसी सबसेट का उसके सुपर सेट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें कौन मिल जाएगा, यूनियन कर रहे हैं यानी कंबाइन करेंगे, तो बड़ा वाला छोटे वाले को अपने अंदर ले लेगा ना, बड़ा वाला छोटे वाले को अपने अंदर ले लेगा। तो इसलिए क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से सीधे सीधे ए मिल जाएगा। क्यों फिर से समझिए भाई, ऐसा क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर पड़ा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर पड़ा हुआ है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ हम क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो हमें कौन मिल जाएगा, पूरा का पूरा ए मिल जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी ए के अंदर पड़ा हुआ है। अब उसका यूनियन लिए तो कंबाइन करने पर हमें फिर से क्या मिल गया, पूरा का पूरा ए मिल गया, पूरा का पूरा ए मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। समझ गए बात। इसी तरीके से सेकंड वाले की अगर हम बात करें, अच्छा थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जरा देखिए फिर से इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, फिर से लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, या ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने कि कोई सेट ए है 1 2, सेट ए है 1 2, और सेट बी हम भी कुछ ले लेते हैं। सेट बी हमने ले लिया, मान लेते हैं 3 4 5। जरा मुझे बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। और एक और लिख लेते हैं यहाँ 2 3 4 5 लिख लेते हैं। ठीक है, सेट ए हमने लिया 1 2 और सेट बी हमने लिया 2 3 4 5। ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी हमें मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा ये बताइए, अब ए यूनियन बी का अगर हम ए के साथ क्या ले लें, यूनियन इंटरसेक्शन ले लें, ए यूनियन बी का हम ए के साथ क्या ले लें,
इंटरसेक्शन ले लें ए यूनियन बी का, ए के साथ अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो ए कितना था हमारा 1 2, और ए यूनियन बी हमारा कितना था 1 2 3 4 5। जरा देखिए इसमें और इसमें कौन कॉमन है, ये 1 2 कॉमन है, और 1 2 ही तो ए था मेरे भाई, तो ये कितना आ गया, देखिए ए आ गया। इसका मतलब क्या निकल के आया कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। ऐसा क्यों हुआ फिर से समझिए, क्योंकि ए इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ए जो है वो ऑलरेडी ए यूनियन बी का हिस्सा है। यानी कि अगर हम ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते तो, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते तो जरा देखिए, ए था हमारा 1 2 और बी था हमारा 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी हमें मिला 2। अब इसका ए के साथ अगर हम यूनियन करें, ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ अगर हम यूनियन करें, ए हमारा कितना है भाई 1 2, ए हमारा कितना है 1 2। अच्छा इसका अगर हम यूनियन कर लें किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ 2 के साथ, तो हमारा क्या मिल जाएगा, जरा देखिए 1 2 का यूनियन क्या मिल जाएगा 1 2, फिर से हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। इसका मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, वापस ए मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी ए में, ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी ए में पड़ा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के साथ मिलने के बावजूद भी हमें ए कुछ और अंतर, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, हमको सीधे सीधे ए मिल जाएगा। समझ गए आप बात। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ का कॉन्सेप्ट था। इसमें बात यही आती है कि देखिए जब हम जब इसको प्रूफ कर रहे थे तो रास्ते में हमको ये मिल गया, और इसको प्रूफ करेंगे तो रास्ते में हमको ये मिल जाएगा। तो अब वहाँ पर हमको बस यही समझना, असली मैजिक देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ का जो असली मैजिक है वो लास्ट स्टेप में ही है। क्या कि सेट को, जैसे दो सेट हैं ए और बी, सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट ए यूनियन बी, दैट्स वाई इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड ए यूनियन बी विल गिव ए। सेट ए यूनियन बी जो है वो सेट ए जो है वो सेट ए यूनियन बी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है या उसका सबसेट है, इसलिए सेट ए का अगर हम ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें कौन मिल जाएगा, ए वाला मिल जाएगा। अरे कॉमन ले रहे हैं ना, अब ए यूनियन बी और ए में कौन कॉमन है, ए कॉमन है। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ऑलरेडी ए का हिस्सा है, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी का जब हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। समझ के बाद, तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। यानी कि इंटरसेक्शन का जो एक इंटरसेक्शन जो है वो ए का पार्ट है, इंटरसेक्शन जो है वो ए का पार्ट है, इसलिए ए जो है इंटरसेक्शन के साथ यूनियन करने पर हमें फिर से क्या दे रहा है, ए दे रहा है। उसी तरीके से ये ए जो है वो अपने यूनियन का पार्ट है, इंटरसेक्शन ए का पार्ट है और यूनियन का पार्ट ए खुद है, इसलिए ए का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन करने पर हमें ए मिल रहा है और इंटरसेक्शन का ए के साथ यूनियन करने पर हमें ए मिल जा रहा है। ये था हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्या समझना है इसमें, मेन बात क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए कंटेंड है और ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेंड है, ए में कंटेंड है। ये था इसका मेमोरी ट्रिक। ये ऐसा होता है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है, ए जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा है इसको, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है एब्जॉर्प्शन लॉ। समझ के बाद, तो जरा आज की क्लास हम लोग देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या बता रहा था, यू को हम नल सेट से रिप्लेस करें और यूनियन को हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस करें तो हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें डुअल मिल जाता है स्टेटमेंट का। यानी कि ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा एब्जॉर्प्शन लॉ। ये हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन लॉ और उसके बाद उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी।
फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी की मदद से हम अगर यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दें या इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें और यूनिवर्सल सेट और नल सेट को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो जो हमें नया स्टेटमेंट मिलता है वो ओरिजिनल वाले का डुअल कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या देखा कि ए यूनियन बी का सबसेट होता है ए, इसलिए उसके साथ इंटरसेक्शन लेने पर हमें वापस ए मिल जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी और ए का यूनियन लेने पर हमें फिर से ए मिल जाता है। समझ में आ गई बात? ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब टाइम है गणितकार क्विज का। मैं आपके लिए क्विज जो है जनरेट कर देता हूं। आपका क्विज जनरेट हो रहा है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। देखते हैं, ध्यान से आप लोग भी साथ साथ में अपनी कॉपी पेन लेके टिक करिएगा ना, सॉल्व करिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट वन ऑफ द एब्जॉर्प्शन लॉज इन सेट थ्योरी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा बताएं भाई, कौन सा लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा देखिए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसको देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन ए, देयरफॉर बोथ दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अपना ऑप्शन सी सही है, सीधे सीधे। समझ गया बात? गिवन द सेट एक्सप्रेशन एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, व्हाट इज इट सिंप्लीफाइड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन लॉ। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन लॉ के हिसाब से इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होना चाहिए? भाई देखिए, यूनियन और उस सेट का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। यूनियन और उस सेट का क्या पूछ रहा है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो हमें क्या मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन लॉ से? वो सेट ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में वो सेट ऑलरेडी कंटेन्ड है, एब्जॉर्ब्ड है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा? ऑप्शन एक्स मिल जाएगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन सेट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑप्शंस आर इंटरचेंज्ड टू फाइंड द डुअल ऑफ एन एक्सप्रेशन। कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के हिसाब से कौन से ऑपरेशंस को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो हमें उस स्टेटमेंट का या एक्सप्रेशन का डुअल मिल जाता है। सीधी सी बात है, अभी अभी बताया, यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा, और एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो होगा। तो देखते हैं, ए है, बी नहीं हो सकता, सी, हाँ, ऑप्शन बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। ये दोनों के दोनों होने चाहिए तब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the dual of the set expression A union B intersection C? A union B intersection C का डुअल क्या होगा? जरा देखते हैं। A union B intersection C, इस यूनियन की जगह पे हम क्या कर दें? इंटरसेक्शन लगा दें, और इस इंटरसेक्शन की जगह पे हम क्या लगा दें? यूनियन लगा दें। A इंटरसेक्शन B यूनियन C हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा है क्या? A इंटरसेक्शन B, पहला ऑप्शन ही सही है हमारा। ठीक है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। कह रहे हैं अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो इनमें से कौन सी बात हमेशा सही होगी? भाई ए सबसेट बी होगा हमेशा, ये थोड़ी ना कह सकते हैं। हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो, ये नहीं कहा जा सकता। बी सबसेट है, ये भी नहीं कह सकते। सी क्या कह रहा है? ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये बात सही है कि ए यूनियन बी में ए तो हमेशा ही कंटेंट रहेगा। ए यूनियन बी पूरा का पूरा है, उसमें ए पड़ा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का आज का लेक्चर। आपसे मैं ये कहूँगा कि डुअलिटी निकालने के लिए आप सभी लॉज को लिख के, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, और कॉम्प्लीमेंट वाले भी, जैसे डी मॉर्गन्स का हम लोगों ने किया था, या कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, आप इन सब का क्या करेंगे? डुअलिटी निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप इन सब की डुअलिटी निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको जो क्विज था उसमें से कितने मार्क्स आपके आए। थैंक यू, ओनली ऑन गणितकार।